नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हो मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एक बड़ी ही स्पेशल से वीडियो लेके आया हूँ। आज भी मैं रेशियो चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। रेशियो के चैप्टर में कई सारे ऐसे पैटर्न हैं जो मेंस के एग्जाम में बहुत रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं। तो आज के दिन भी मैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चन आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे इन क्वेश्चन को 2x या 1.5x की स्पीड से सॉल्व करें, किस तरीके से इसे देखें ताकि मेंस के पेपर में जब आप बैठे तो आपका आत्मविश्वास लबरेज हो, मतलब पूरा एकदम फुल ऑन फुल हो, ताकि क्वेश्चन में समय ना लगे। इन क्लासेस की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ मैं वहीं पे दे देता हूँ, इन्विटेशन पीडीएफ भी वहीं पे देता हूँ। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक मेंस का बैच चल रहा है जिसकी फीस 100 रुपये रख रखी है, क्योंकि मेरा पहला बैच है और ये फीस रिफंडेबल है। 3-4 चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने, जैसे परसेंटेज पढ़ा दिया है मैंने, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया है, अलजेब्रा पढ़ा दिया है और रेशियो भी खत्म होने वाला है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप बैच में एनरोल करने के बाद वो चारों चैप्टर देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप, मेरा ये फ़ोन नंबर है, मुझे मैसेज कीजिएगा 9696102401। मैं आपको बगैर सवाल पूछे हुए आपका फीस वापस लौटा दूंगा जो है। क्योंकि पहला बैच है तो इस वजह से ये कहना पड़ रहा है ना कि आप एनरोल कर लो, एनरोल करने के बाद क्वालिटी ना दिखे तो आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। फीस भी नहीं लिया है, मान लो मैथ्स मेरा पढ़ाने का मन है, इस वजह से मैं फीस नहीं ले रहा हूँ। मैं आपका समय नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। मेरा गोल पर्पज तो ये है कि मैं आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू बिल्ड कर पाऊँ। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर के बाहर आपको क्वेश्चन आता है, पेपर के अंदर बैठते हो तो मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाते हो सही से, तो सारी बड़ी परेशानी रहती है। तो इन परेशानियों से हम बहुत पहले गुजरे हुए हैं, तो मुझे ये पता है कि यार एक्चुअली अगर मैथ की प्रैक्टिस अच्छी कर ली जाए और सही तरीके से मैथ सॉल्व किया जाए तो सबसे स्कोरिंग सेक्शन तो मैथ ही है। तो मैथ अच्छा किया जा सकता है, मैथ में कम से कम 100% स्कोर बनाया जा सकता है। उसी कंटिन्यूएशन में मैं सारी वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ ताकि मेंस वाले बच्चे अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन कर पाए। तो चलो फटाफट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। A, B and C spend 80%, 85%, 75% of their incomes respectively. If their savings are in the ratio of 8, 9, 20 and the difference between the incomes of A and C is 18,000, then the income of B is. अब ये सवाल है, जैसे हिंदी में भी कहो तो पढ़ दूं मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा स्लो, जो है आपको करना तेज है। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है और ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है, तो बी की आय क्या है। तो इस तरीके के सवालों को करना आना चाहिए। इसमें है क्या, जैसे ये एक फंडा आता है, एक कंसेप्ट आता है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी रेशियो में। तो रेशियो जो है आपको देखने आना चाहिए, ए माइनस बी बराबर सी होता है ये देखने आना चाहिए, ए माइनस सी बराबर बी होता है ये देखना चाहिए। ये तीनों पैटर्न आपको देखने आना चाहिए और रेशियो की बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये इनकम एक्सपेंडिचर जो है ये इसी फंडे पे बेस्ड होता है। एक और आता है जिसमें ए इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है, ये किसी और क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा डिस्कस कर दूंगा। अभी तो मैं इसी पे फोकस हूँ जो सवाल पढ़ा रहा हूँ। जब इस तरीके का सवाल आता है तो घर पे आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। प्रैक्टिस करने का सही तरीका यह है कि आप ए, क्योंकि 3 की बात हो रही, बी और सी ऐसे लिख लो, इनकम इधर लिखो, एक्सपेंडिचर इधर लिखो, सेविंग इधर लिखो, तब इस तरीके के सवालों को आप तेजी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है आराम आराम से, कि आप इसको आराम आराम से कैसे सीखो ताकि अप्लाई करते वक्त आप तेज अप्लाई करो। और एक बात और है जो आपको समझनी चाहिए, क्या, कि जैसे मैं बोलूं कि ये हमारी खाली बोतल है, ठीक है ना। हो सकता है पिछले किसी क्लास में यूट्यूब पे मैंने बात बताई होगी, फिर से बता देता हूँ। अगर ये आधी भरी है, ये आधी भरी है, तो ये भी पता होना चाहिए ये आधी खाली है, दोनों तरीके से देखने आना चाहिए। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं यदि उनकी बचत 8, 9 और 20 के अनुपात में है। जो सेविंग है उसका रेशियो दिया हुआ है 8, 9 एंड 20, ये दिया हुआ है 8, 9 एंड 20। सवाल ये कह रहा है कि 80% ए खर्च करता है, 80% ए खर्च करता है, तो आप यूं भी तो कह सकते हो कि 20% बचाता है। 20% अगर बचाता है तो ए की सेविंग ऑलरेडी हमें पता है, इसका मतलब है 20% की रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है 8, यही तो बात कह रहा है ना, 20% की रेशियो में वैल्यू दिया हुआ 8। 20% की अगर रेशियो में वैल्यू 8 दिया हुआ है तो मुझे अगर 100% की वैल्यू पता करनी हो, 100% की वैल्यू पता करनी हो तो दोनों साइड 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40। तो मुझे ए की सेविंग पता है, ए की इनकम भी पता चल गई, क्योंकि 20% खर्चा 8 के बराबर है तो 100% उसकी इनकम होगी, 100% जो है 40 के बराबर आ गई, तो ए की इनकम मुझे 40 पता चल गई। तो मुझे खर्च भी पता चल गया कि 32 होगा। भाई 40 अगर उसकी इनकम है, 8 खर्चा है, तो 32 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब 8 सेविंग, सॉरी 40 इनकम 8 सेविंग है तो 32 उसका खर्चा हो गया। अब यही बात आप बी में देख लो, बी में कह रहा है कि 85% जो है खर्च करता है तो 15% बचाता होगा। अगर 15% बचाता है तो 15% की वैल्यू 9 के बराबर है, 3 से भाग दे दोगे तो 5% की जो वैल्यू है, वैसे तो ये वर्बली देखने आना चाहिए, ये 3 के बराबर हो जाएगा। 20 से गुणा कर दोगे तो 100% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। ये हो गया आपका 60।
ये 9 है, ये 60 है, तो कितना होगा? ये 51 होगा। फिर अगर सी की बात करें, सी दिया हुआ है 75% जो है खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 25%। 25% की वैल्यू अगर 20 दिया है, 4 से गुणा कर दो, 4 से तो गुणा करोगे तो 80 आ जाएगा 100% की वैल्यू। अगर ये 80 है, ये 20 है, तो कितना हो गया? 60 हो गया। 60 हो गया। सवाल में क्या कह रहा है? ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 है। ए की आय 40 है, सी की आय 80 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40। 40 की वैल्यू सवाल में क्या दिया हुआ है? 40 की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 18,000, तो 40 की वैल्यू 18,000 है। 18,000। सवाल में पूछा क्या है? बी की आय बताओ। 60 की वैल्यू पूछा है। 60 की वैल्यू पूछा है तो 2 से भाग दे दो, 3 से गुणा कर दो, ऊपर वाले में 60 की वैल्यू आ जाएगी। 2 से भाग दोगे 9 आ जाएगा, और 3 से गुणा करोगे 27,000 आ जाएगा। 27,000 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? बी, 27,000। समझ में आई बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में दिया है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय क्या होगी? ए और बी की आय का अनुपात, इनकम का अनुपात, ध्यान से देखो, इनकम का अनुपात 5:7 है। 5:7 है इनकम का अनुपात। ए और बी क्रम से 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं, ये है इनकम। और अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं, सेविंग है इसकी 4,000 और इसकी 5,000, इसकी 5,000। अगर मैं इसमें से सेविंग घटा दूं, मतलब 5 और 7 के रेशियो में ये इनकम हो गया और ये इसकी इनकम हो, इसमें 4,000 घटा दिया, इसमें 5,000 रुपए घटा दिया, तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। इनकम में से सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। पर एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। चलो मान लो मैं ये घटा दूं तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सवाल में एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया हुआ है कि ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 66 से ही 2/3% है। 66 से ही 2/3% को सीधे 2/3 देखने आता है कि नहीं आता है? अगर देखने आता है तो मजा ही आ गया। तो इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। एक तो आप इनको बेसिक से सॉल्व कर लो और दूसरा इनको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करो। बेसिक से सॉल्व करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि हमने 5 रेशियो में जो हमारा इनकम का यूनिट था उसमें अगर हमने 4,000 रुपए घटा दिया, 4,000 रुपए घटा दिया, और अपान में हमने बी का ले लिया, 7 में से 5,000 घटा दिया, 7 में से 5,000 घटा दिया, तो ये 2 और 3 के अनुपात में है। ये गुणा करोगे तो ध्यान रखना है ये आपका रेशियो का यूनिट है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप इसको गुणा करके जो है एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर आपको निकालना है 7, 5, 12 यूनिट की वैल्यू। ए और बी दोनों की कंबाइंड इनकम निकालनी है, तो 7, 5, 12 यूनिट दोनों की कंबाइंड इनकम होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 12 यूनिट की निकाल सकते हो। तो एक तो बेसिक तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। 3 से इधर गुणा कर दोगे, 2 से इधर गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब सॉल्व कर लोगे। दूसरा होता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये होता है कि आप इसको इसमें घटा के अगर आपको एक नई रेशियो प्राप्त हो रही है तो आप इसका इसमें गुणा करो। जैसे 3 × 5 = 15, ऐसे लिखो, ये 15 - 14 ये हो गया, और इसका इसमें गुणा करो, नीचे वाले में गुणा करो। ये एक मैंने वीडियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का वीडियो ओपन करके देखना। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पूरा प्रॉपर डिटेल बताया है। फिर कैसे उस वीडियो को देख के आओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो अप्लाई कर रहा हूँ बहुत आसानी से अप्लाई कर लोगे। जिसको नहीं पता क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो ये इधर करते हैं। तो जैसे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 12,000, और -5 × 2 = 10,000। तो यहाँ पे 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 2,000 आ जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 आ गई तो ये जो 7, 5, 12 है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 यूनिट की वैल्यू 24,000 रुपये आ जाएगी। 12 यूनिट की वैल्यू 24,000 आ जाएगी। यही सवाल में पूछा है, सवाल का यही जवाब होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते वक्त एक बात ये ध्यान रखना होता है कि जो हम यहाँ ये सॉल्व करके निकालते हैं 1 यूनिट की वैल्यू, ये यहाँ वाले रेशियो की वैल्यूज नहीं आती, ये हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यूज आती है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते वक्त इसी बात का खास करके ध्यान रखना है। और अगर यहाँ की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो गया 5 दूनी 10,000, 10 में से 4,000 घटाओगे ये 6,000 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14,000 हो जाएगा, 14,000 में से 5 घटाओगे 9,000 हो जाएगा। तो 6 और 9 के बीच का रेशियो 2 और 3 ही होता है। तो अगर हमें ये बताना था कि एक्सपेंडिचर क्या है, तो एक्सपेंडिचर हम ये इनकम निकालने के बाद ये 4,000 घटाएंगे, इनकम निकालने के बाद ये 5,000 घटाएंगे। इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सवाल को इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ा रखा, पूरा एक सेपरेट वीडियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे अपलोड किया है, तो आप नीचे जाके जो है मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, या इसके साथ वीडियो होने के साथ मैं पिन कर दूंगा, या इधर एक आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे मैं पिन करे दे रहा हूँ पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसको क्लिक करके क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, तभी आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। अब एक चीज मैं जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ उसी को दोबारा इस वीडियो में पढ़ाऊँ तो अननेसेसरी वीडियो लेंदी होगी, तो मैं आपको रिफर कर दे रहा हूँ, उस वीडियो में जाके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है, अभिनव और रेखा की मासिक आय 6:5 के अनुपात में है, जबकि उनके मासिक व्यय 9:8 के अनुपात में है। यदि अभिनव की आय रेखा के व्यय से 2 गुनी है तो अभिनव और रेखा की बचत के बीच का अनुपात क्या होगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। हम अभिनव की बात कर रहे हैं, हम रेखा की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। 6:5 का इनकम का अनुपात है, कितना? 6:5 का इनकम का अनुपात है, 6:5 का इनकम का अनुपात है। जबकि उनके मासिक व्यय की बात करें, ये इनकम हो गया, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर जो है 9 और 8 के अनुपात में है, 9 और 8 के अनुपात में है। सवाल में आगे क्या दिया है? अभिनव की आय रेखा के व्यय, अभिनव की आय और रेखा के व्यय, इन दोनों के बीच में रिश्ता दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता दे रहा है कि अभिनव की जो आय है रेखा के व्यय से 2 गुना है, रेखा का जो भी व्यय है इसकी इनकम इसका 2 गुना है। तो हम क्या काम करें, इसी बात को यही बराबर कर ले कि हम इसको इस कंडीशन में डाल ले कि ये क्या होगा, ये 2 गुना हो जाए, ये उसका आधा हो जाए। अभी तो नहीं है ना, तो अभी कैसे करें? अभी कैसे करें? अब ये आपके बेसिक दिमाग पे चलता है कि इसको कैसे करें। अगर मैं इसको 24 कर दूं, इसको 48 कर दूं तो बात बराबर हो जाएगा। इसको 24 करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा पूरे रेशियो को, और इसको 48 करने के लिए 8 का गुणा करना पड़ेगा। 8 का गुणा कर दिया अपन ने। जब इसको 3 से गुणा किया तो ये हो गया 24, ध्यान से देखना, ये कितना हो गया? 27। जब हमने इसे 8 से गुणा किया तो ये क्या हो गया? ये हमारा 48 हो गया, और ये 8 पंचे 40 हो गया। यही हुआ ना? अभिनव और रेखा के बचत के बीच का अनुपात पूछना है। बचत अब निकाल लो। अब आपकी सारी चीजें इक्वेट हो गई है। इसका इनकम 48 और इसकी जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर 27 है। 48 में से 27 जरा घटा के देखो कितना हो गया? 21 हो गया। ये हो गया 21। जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 40, ये हो गया 24। 40 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा? 26। 40 में से 24, 26 नहीं 16, तो 21 और 16 का अनुपात हो जाएगा। सवाल में यही पूछा था, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। मैं सारे सीजीएल मेंस के ही क्वेश्चन लाया हूँ, या सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चन लाया हूँ, सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा हो जो मतलब अभी वैसा हो, बिल्कुल प्रो ना हो, तो वो भी थोड़ा स्टेप्स देख के एक बार सीख जाए कि कैसे आराम आराम से किया जा सकता है। पता चला कि मैं सबसे प्रो बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, तो उनकी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो बाकी के बच्चे हैं वो वीडियो स्किप करके निकल जाएगी, सर क्या पढ़ा है वो तो सर के ऊपर से गुजर गया। तो मैं थोड़ा स्लो रहूंगा, आप तेज करना सीख लो। इसी जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को तेज जब आप अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन आपकी तेज होगी, तो चंद सेकंड में सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। अगला सवाल है, पिछले वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 और 4 और 5 और 6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या होगी? ध्यान से देखो इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें बोल रहा है ए और बी अगर दो बंदे हैं तो इनका एक अनुपात था 4:3। ये रेशियो इक्वेट करने का सबसे क्लासिक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है मतलब पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में, ये लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर से अगर प्रेजेंट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में ए का जो इनकम है वो 3 से 4 हो गया। ए का इनकम अगर 3 था तो अब प्रेजेंट में 4 हो गया। बी का 5 था तो वो 6 हो गया। और दिया क्या है? वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष बी की आय क्या होगी? इस सवाल को करने के लिए आपको पिछले साल का जो दोनों रेशियो है वो बराबर करना पड़ेगा। पिछले साल ऐसा तो नहीं होगा कि इस वाले रेशियो में ए अलग हो, इस वाले रेशियो में ए अलग हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 4 को 3 के बराबर करना पड़ेगा, 3 को 4 के बराबर करना पड़ेगा। ये बी का पिछले साल का है, ये भी बी का पिछले साल का है, तो पिछले साल बी तो बराबर ही होना चाहिए। तो ये 3 5 के बराबर करेंगे, 5 3 के बराबर करेंगे। अब लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ बराबर करना पड़ेगा कि ये इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए। तो आप क्या काम करो, ये जो चारों है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो चारों है, ये जो चारों है, इसके एलसीएम ले लो, इन नंबर्स का एलसीएम ले लो। इन नंबर्स का एलसीएम जो है 60 हो जाएगा, इन नंबर्स का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 60 के बराबर किसको कर दूंगा? मैं 60 के बराबर इसको कर दूंगा, 4 को। सबसे पहले 4 को 60 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 का गुणा करना पड़ेगा। हमने इधर 15 का
गुणा कर दिया। जब हम इधर 15 का गुणा करेंगे तो इधर भी 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इधर 15 का गुणा करेंगे तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 45, ये होगा 5। इसको 45 के बराबर करना है, 45 का बराबर करने के लिए इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा। इधर 9 का गुणा करें तो रेशियो के दोनों साइड गुणा करना पड़ता है, प्रॉपर्टी होती है, तभी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 9 9 कट जाएगा, रेशियो अभी भी 5 6 रह जाएगा। अब इधर 5 का 60 हो गया, इसको 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से इधर गुणा करना पड़ेगा, 20 से इधर गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। तो अब ये वाला जो रेशियो आया है ये वर्तमान का रेशियो आ गया, क्योंकि अब सब कुछ बराबर है। ये 60 से 60 और 45 का अगर इनके बीच का रेशियो था तो ये 60 से कितना हो जा रहा है, ये 80 हो जा रहा है। ये 45 से कितना हो जा रहा है, 9 6 54 हो जा रहा है। तो ये आपस में इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 80 रेशियो 54 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 2 से रेशियो और कट रहा है, पर यहां 2 से रेशियो काटना नहीं है, क्योंकि यहां 2 से रेशियो काटोगे तो यहां वाला खेला सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि यहां वाला खेला पहले बराबर किया गया है, फिर हम प्रेजेंट में आए हैं, इस वजह से 80 और 54 को काटना नहीं है। 80 या 54 को जोड़ोगे तो ए बी की टोटल प्रेजेंट की इनकम 134 हो जाएगी। इस 134 की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखिए 8.04 लाख दिया हुआ है। 134 से काटोगे तो देखो, ध्यान से देखो, 13 छंग 78, 2 और 4 छंग 24, तो 8.04 आ जाएगा। आप इसमें 6 का गुणा करो, ध्यान से देखो, 6 से गुणा करोगे तो 804 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.0 है तो 0.06 आएगा। अब क्या पूछा है सवाल में, सवाल में पूछा है बी की पिछले वर्ष की आय बताओ। बी के पिछले वर्ष की आयु अब हम ये कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने रेशियो पूरा बदल लिया है और इसी रेशियो से सॉल्व किया है। तो पिछले साल की जो बी की इनकम थी वो 45 रेशियो में थी, और एक यूनिट की जो वैल्यू है हमने निकाल दिया 0.06 है, तो 45 में 0.06 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 45 में 0.06 का गुणा करेंगे, 6 पंजा 30, 6 चौका 24, 3 27, 27 मतलब 2.7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत ही प्यारा सा सवाल था, सिर्फ खाली आपको ये रेशियो इक्वेट करने आना था, और भाषा इस सवाल की समझनी थी। भाषा एक बार समझ गए, रेशियो इक्वेट कर ले गए, तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला सवाल है, एक परीक्षा में सफलता से विफलता का अनुपात 5:2 है। सक्सेस से फेलियर का जो रेशियो है 5:2 है। यदि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता से विफलता का अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी? देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल है, जिसे बहुत तेजी से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा सकते हैं। ये बोल रहा है कि सक्सेस से फेलियर का जो रेशियो था वो 5:2 था। सवाल में ये कह रहा है कि 14 आदमी अगर और असफल होते, ठीक है ना, असफलताओं की संख्या 14 ज्यादा होती, तो असफलताओं की संख्या अगर हमने 14 ज्यादा कर दी है, तो इस सवाल में जो समझने वाली बात है वो ये समझने वाली बात है, कोई नया बच्चा हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अगर 14 असफल ज्यादा हो गए तो कहां से आए होंगे, वो सफल 14 कम हुए होंगे, तो इसमें से 14 घटा होगा, तभी तो इसमें 14 बढ़ेगा। अगर नए बच्चों का कुछ जुड़ाव घटाव नहीं हुआ है तो सफल होंगे, कुछ असफल होंगे। अगर असफल बढ़ रहा है तो सफल घट रहा होगा, अगर ये 14 बढ़ा है तो 14 घटेगा। तो ऐसा है कि ये 14 बढ़ा है, ये 14 घट गया है, तो नया रेशियो हमारे पास 9:5 आ गया है, 9:5 आ गया है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको इधर से इसको इधर से गुणा करोगे। 5 5 25, 9 दूनी 18, 25 में से 18 गया, ये हो गया, मैं लिख देता हूं, 25 में से 18 गया, 7 आएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहां पे ध्यान से देखो, जब ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, और दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो 14 दोनों में कॉमन है, ले लिया हमने, 9 + 5 कर दिया, कितना आ गया, 14 × 14, 14 × 14 और 14 × 14 196। 7 की जो वैल्यू है 196 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो 5 जो 7 हमारी कुल संख्या थी, और यहाँ पे हमने 7 यूनिट की वैल्यू निकाली है, तो डायरेक्टली यही हमारा जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये 7 की जगह 12 यूनिट होगा, 15 यूनिट होता, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, फिर 15 यूनिट निकालते, फिर 12 यूनिट निकालते, जो भी यहाँ चाहिए होता। लेकिन 5 असफल थे, 5 सफल थे, 2 असफल थे, तो 7 ही टोटल थे। तो एक की अगर 7 की वैल्यू निकल गई है, तो इसी 7 की वैल्यू पूछा है, तो हमने डायरेक्टली 196 कह दिया। एक क्वेश्चन और कराता हूं। वैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 20 टोटल, अगर मैं दिखाऊं तो टोटल लिया है क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको पूरा का पूरा जो है ये सारा सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बैच का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेंस वाले बैच के बच्चों की सीट है। तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चन है जिसको मुझे करा देने चाहिए। तो एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको कराता हूँ। वैसे यहाँ पे नीचे स्टार लगा हुआ है 522, इसको देख के सीधे सीधे 522 टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको सफ़ेदा लगा देता हूँ, ये गलत लगा हुआ है, ये 522 नहीं आएगा, ठीक है ना, 522 नहीं आएगा।
अब इस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल क्या कह रहा है, आवेदन करने वालों की छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफलता का अनुपात 23-35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता। देखो अभी क्या है, अभी है 23 और 35 का अनुपात, 23 और 35 का अनुपात है। सवाल ये कह रहा है कि अगर 62 छात्र कम अप्लाई करते, 62 छात्र कम अप्लाई करते तो 27 छात्र कम सफल होते। ये हमारे सफल थे, सक्सेस वाले थे, ये हमारे फेलियर वाले थे। 62 अगर कम आए होते तो 27 तो सफल वाले से निकल गए होते, तो 27 हमने सफल से निकाल दिया, तो बचे हुए कहां से निकलते, बचे हुए हमारे असफल से निकलते, फेल वालों से निकलते। तो 27 में अगर आप ध्यान से जोड़ोगे तो 35 जोड़ोगे तो 62 तक पहुंचोगे, तो 35 हमारे जो है असफल वाले कम हो गए। 62 अगर टोटल कम हुए हैं, 62 अगर आए नहीं है और बच्चे कम, अगर 62 आते तो 27 कम सफल होते और 35 कम असफल होते, तो 62 कम हो जाते यहीं पे कि हमने 27 को यहाँ एडजस्ट कर लिया, 35 को यहाँ एडजस्ट कर लिया। तो बोल रहा है ऐसा करने पे जो नया रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 9:14। अगर 9:14 बन रहा है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो 14 का 23 में गुणा करोगे, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होने के केस में जो इधर वाली वैल्यू है इसको इसमें गुणा करोगे, इसको इसमें गुणा करोगे और दोनों को आपस में वैल्यू घटा के लिखोगे, बड़े से छोटा घटा के। अब 23 में से 14 का गुणा करोगे तो 14 त्रिक 42, 14 दूनी 28, 322 आ जाएगा। ये 322 आ गया। माइनस 35 का 9 से गुणा करोगे तो 35 दाम में 350, 350 माइनस 35 315, ये हो गया 315 इज इक्वल टू 14 का 27 में गुणा करोगे, 35 का 9 में गुणा करोगे तो 14 सत्य 98, ठीक है ना। और 14 दूनी 28, 28 में जोड़ोगे आप 7, ठीक है ना। 14 से 9 सॉरी 14 दूनी 28, ये हो गया 378, 28 में 9 जोड़ोगे 37 आ जाएगा। माइनस में 35 न भैया 315। जरा ध्यान से देखो, इसका जो डिफरेंस है वो 7 है 22 और 15 के बीच में, और 78 और 15 के बीच में जो है 63 का डिफरेंस है। तो जो एक की वैल्यू है वो 9 हो गई है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो आवेदन करने वाले छात्र शुरू में कितने थे, 23, 35, 58 थे। एक की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, 58 की वैल्यू कितना होगा, 58 की वैल्यू 9 8 72, 9 5 45 7 52, 522 आया। मतलब यहाँ जो स्टार लगा था वो बिल्कुल सही था। तो सवाल सॉल्व करने आना तो चाहिए ना, सवाल सॉल्व करने नहीं आता, ऐसे स्टार लग के दिमाग हिल जाता है, जानबूझ के मैंने हटाया था, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे बहुत सारे मेंस के सवाल जो हैं, अगर आप चाहते हो मेरे साथ जो है करना और सारे के सारे कंसेप्ट को पूरा वीडियो देखना जो है, सारे चैप्टर्स पे अप्लाई करना जो है, तो आप ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है शिक्षक ऐप का, उसको लिंक को क्लिक करो, ओपन करो, वापस आओ, वहाँ पे मैं सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे कंसेप्ट लाइन बाय लाइन सब आपको बताता हूँ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्पीड सॉल्व, मतलब स्पीड जो है तेज़ किया जा सकता है, चीज़ों को बेसिक की जगह जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जा सकता है, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वो सारा का सारा मैंने जितनी भी वीडियो पब्लिश की होगी आप ध्यान से देख रहे होगे, उन सारी वीडियो में कुछ ना कुछ क्वालिटी सिखाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो मैं करता रहूँगा। मेरे पास अभी मेंस की वजह से समय थोड़ा कम है, इस वजह से मैं थोड़े क्वालिटी वीडियोस डिलीवर करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 रुपये ही फीस है, रिफंडेबल भी है, तो आगे फटाफट वहाँ ज्वाइन कर लो ताकि मैं आप सब लोगों को जो है मेंस में फुली डेडिकेटेड होकर पढ़ा सकूँ। और जितना भी मेरे पास टाइम बच रहा है उस टाइम की अवेलेबिलिटी में से मैं टाइम निकाल के यूट्यूब पे भी कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ। एक बार मेंस का बैच पूरा प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएगा, मैंने 30 तारीख रख रखी है जो है अगली बैच फिनिश करने की, तो एक बार फिनिश हो जाएगा तो यूट्यूब पे अपना टाइम फिर देना स्टार्ट करूंगा। वैसे भी ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे टाइम नहीं दूंगा, मैं यूट्यूब पे टाइम दे रहा हूँ, जितना टाइम निकल रहा है उतना टाइम निकाल रहा हूँ। मेंस बैच की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि वो बिल्कुल नज़दीक है तो उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को हिट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अभी की इस वीडियो में इतना ही।